आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे बताते हुए भी मन भारी हो जाता है। ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये एक ऐसा पल था जिसने देश की राजधानी की सांसें रोक दी थीं। 10 नवंबर 2025 की वो शाम, दिल्ली का लाल किला, इतिहास का गवाह। सड़कें भरी हुई थीं, लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। और तभी एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने न केवल जमीन को हिला दिया बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। फिर भी जो हुआ वो कम नहीं था। जानें गईं, परिवार टूटे और एक बार फिर सवाल उठा, आखिर ये सब कैसे हुआ। अब आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं, तथ्यों के आधार पर, जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर। वो सिर्फ एक धमाके की कहानी नहीं है, ये उस साजिश की कहानी है जो अगर पूरी तरह सफल हो जाती तो भारत के कई शहरों का इतिहास बदल सकता था। ये कहानी है पढ़े लिखे युवाओं की, मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों की, और उस कट्टर सोच की जिसने उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर से, मेडिकल कॉलेज की शांत गलियों से, जहां उमर और मुजम्मिल जैसे छात्र अपने करियर की ऊंचाइयां छूने का सपना देखते थे। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसे लोग उनके संपर्क में आए जो दिखने में साधारण थे मगर विचारों में बेहद कट्टर। बताया जाता है कि कुछ स्थानीय संपर्कों और बाहरी संगठनों से जुड़े लोगों ने उन्हें प्रभावित किया। एनक्रिप्टेड चैट, गुप्त बैठकें और लगातार फैलाया जाने वाला प्रोपेगेंडा धीरे धीरे सोच को बदलने लगा। समय के साथ ये समूह छोटा लेकिन संगठित होता गया। कुछ और नाम जुड़े। शिक्षित पृष्ठभूमि होने के कारण इन पर तुरंत शक भी नहीं हुआ। यही इस पूरी कहानी का सबसे डरावना पहलू है। कट्टरपंथ अब सिर्फ जंगलों या सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहा, वो विश्वविद्यालयों और प्रोफेशनल स्पेस तक पहुंच चुका है। फिर कहानी मुड़ती है हरियाणा की ओर, फरीदाबाद। यहाँ एक निजी विश्वविद्यालय में कुछ सदस्य अकादमिक या पेशेवर कारणों से पहुंचे। यही स्थान बाद में जांच एजेंसियों के रडार पर आया। ये स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी एक व्यक्ति की गतिविधि का मतलब पूरा संस्थान दोषी होना नहीं होता, लेकिन जांच में ये जरूर सामने आया कि कुछ मुलाकातें और संपर्क यहीं से संचालित हो रहे थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, डिजिटल कम्युनिकेशन ने बड़ी भूमिका निभाई। अलग अलग राज्यों में फैले लोग एक नेटवर्क की तरह काम कर रहे थे। बताया गया कि विदेश से भी कुछ संपर्क सक्रिय थे। धन की व्यवस्था, यात्रा और कथित प्रशिक्षण, इन सब की कड़ियां धीरे धीरे जुड़ती गईं। सबसे चिंताजनक बात थी बड़े पैमाने पर हमलों की कथित योजना। अलग अलग शहरों को निशाना बनाने की बात सामने आई। हालांकि विस्तृत तकनीकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन एजेंसियों ने संकेत दिया कि योजना व्यापक थी। फिर अक्टूबर 2025 में एक छोटी सी चूक ने पूरी साजिश की परतें खोलनी शुरू कर दी। एक गिरफ्तारी हुई, पूछताछ में कई नाम सामने आए, बहुराज्य छापेमारी शुरू हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो गईं। कुछ लोग फरार हो गए, कुछ पकड़े गए। 10 नवंबर 2025, दिल्ली, लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट। देश स्तब्ध, जाने गईं, परिवार बिखर गए। और तभी सुरक्षा एजेंसियों ने तेजी से ऑपरेशन चलाया। एक आरोपी को लखनऊ में पकड़ा गया जब वो देश छोड़ने की कोशिश कर रहा था। मुख्य संदिग्ध को हरियाणा के नूह क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय उसकी हालत, छिपकर रहने का तरीका, ये सब दर्शाता है कि साजिश के बाद जीवन किस भय और अस्थिरता में बदल चुका था। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है, कैसे मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा कट्टर नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं, कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विचारधारा को हथियार बना देते हैं, और कैसे समाज, शिक्षा और सुरक्षा तंत्र को मिलकर इस खतरे को समझना होगा। ये कहानी सिर्फ एक आतंकी प्लॉट की नहीं है, ये कहानी है उस सोच की जो शिक्षा और अवसर के बावजूद नफरत का रास्ता चुन लेती है। और ये कहानी है उन एजेंसियों की जिन्होंने समय रहते परतें खोली। न्यायिक प्रक्रिया जारी है, सच का अंतिम फैसला अदालत करेगी। लेकिन एक बात साफ है, आधुनिक आतंकवाद की जड़ें अब बहुत जटिल हो चुकी हैं और उससे लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, विचारों से भी लड़ी जाएगी। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जब जांच एजेंसियों ने परतें खोली तो सबसे चौंकाने वाली बात ये नहीं थी कि एक साजिश रची गई थी, बल्कि ये थी कि इसमें शामिल बताए गए लोग अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए थे। कोई कश्मीर की वादियों से था, कोई उत्तर भारत के दूसरे शहर से, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर चुका था, कोई तकनीकी शिक्षा से जुड़ा था। बताया गया कि कुछ ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पढ़ाई की थी, कुछ निजी संस्थानों से प्रोफेशनल कोर्स कर रहे थे,
प्राथमिक शिक्षा अपने अपने स्थानीय स्कूलों में हुई, बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह। उनके परिवारों ने उन्हें डॉक्टर, प्रोफेशनल, सम्मानित नागरिक बनते देखने का सपना देखा था। मेडिकल कॉलेजों में दाखिला पाना आसान नहीं होता। वर्षों की मेहनत, प्रतियोगी परीक्षाएं, लंबी पढ़ाई। यही वजह है कि जब जांच में सामने आया कि शिक्षित लोग भी कथित तौर पर इस नेटवर्क का हिस्सा बने, तो देश के लिए ये और भी चिंताजनक था। जांच रिपोर्टों में ये संकेत मिला कि कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, कुछ ने सरकारी परीक्षाएं भी पास की थीं, लेकिन करियर की राह से हटकर वे एक अलग दिशा में मुड़ गए। यहाँ कहानी एक और गहरा सवाल खड़ा करती है। क्या सिर्फ शिक्षा काफ़ी है, या शिक्षा के साथ सही वैचारिक दिशा, सामाजिक संवाद और मानसिक संतुलन भी उतना ही ज़रूरी है? बताया गया कि अलग अलग शहरों में पढ़ाई के दौरान ही कुछ संपर्क बने। कॉलेज कैंपस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वैचारिक समूह, यहीं से परिचय शुरू हुआ। धीरे धीरे बातचीत विचारधारा में बदली, विचारधारा नेटवर्क में बदली, और नेटवर्क कथित साजिश में। लेकिन एक बात साफ है, किसी भी संस्थान का नाम सामने आना और उस संस्थान का दोषी होना अलग बातें हैं। जांच हमेशा व्यक्ति पर केंद्रित होती है, ना कि पूरी शैक्षणिक व्यवस्था पर। इस पूरी कहानी का सबसे बेचैन करने वाला पहलू यही है कि ये लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़े थे। उन्होंने वही किताबें पढ़ीं जो लाखों छात्र पढ़ते हैं, वही परीक्षाएं दी, वही सपने देखे। फिर रास्ता कहाँ बदल गया? शायद वहीं जहाँ विचारों की दिशा बदली, जहां असंतोष को सुनियोजित तरीके से भड़काया गया, जहां डिजिटल संदेशों ने वास्तविकता की जगह ले ली। और इसी कारण ये कहानी सिर्फ एक केस फाइल नहीं है, ये चेतावनी है कि कट्टरपंथ अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं, विचारों के भीतर पनपता है।